बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुस्लिम साइंटिस्ट की एक और किस्त में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम मुस्लिम दुनिया की एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ फ़िक्र के माहिर थे बल्कि साइंसी उलूम व फ़नून में भी उन्हें बहुत महारत हासिल थी। नाज़रीन, ये शख्सियत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की थी जो मुसलमानों के छठे इमाम थे। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की साइंसी उलूम व फ़नून में खिदमात के बारे में जानने से पहले हम इनका एक छोटा सा तारुफ देखते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रबीउल अव्वल की 17 तारीख को 82 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। उनके वालिद हज़रत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम 5वें इमाम थे और उनकी वालदा उम्मे फरवा थीं। हयातियाती मुतालियात ने आहिस्ता आहिस्ता साबित कर दिया है कि इंसानी जिस्म के खुलियों का हर ग्रोह दुनिया के आगाज़ से लेकर आज तक जो भी है उसे जानता है। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के नज़दीक अल्लाह अपने वसाइल और वजूहात के सिवा हर चीज़ को काम करने नहीं देना चाहता था। हर चीज़ के लिए उसने एक वजह बनाई, हर एक वजह के लिए एक वजाहत और हर वजाहत के लिए एक साइंस और हर साइंस के लिए एक बोलने वाला बाप। कुछ लोग उसे जानते हैं और कुछ नहीं जानते। हर चीज़ की साइंस मौजूद है सिवाय अल्लाह के जो हर साइंस से बालातर है, तमाम अलूम का खालिक है। अपने बयान से इमाम ने एक बुनियादी कानून दिया है कि साइंस के बगैर कुछ भी मौजूद नहीं है। हम क्या समझते हैं इसकी साइंस की गई है। हम जिस चीज़ को नहीं समझते उसको एक मौजज़ा कहते हैं और वो एक गैर वाज़ेह साइंस है। तो दोस्तों, ये ज़माना है 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल का, जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। ये वो वक्त था जब इंसान जिस उलूम के बारे में बात करता था उसको समझने के लिए और उस पर बहस करने के लिए अभी नाअहल था। दोस्तों, ये वो वक्त था जब ज़मीन को कायनात का मरकज़ माना जाता था और ये भी माना जाता था कि सूरज ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है। दोस्तों, उस वक्त ये बात भी आम थी कि हम अशिया को उस वक्त देखते हैं जब हमारी आंखें उन पर रोशनी डालती हैं। हम अपने जिस्म और अपने गिरदोनवाह और दुनिया के बारे में नहीं जानते थे। ना तो मशीनें थी और ना कोई मुनासिब अलूम, ना तहकीक और ना ही साइंसी मुताला करने की आज़ादी थी। इंसानियत सिर्फ उसूलों और हुक्मरानों, जंगों, तजारत, कंट्रोल वगैरह पर मरकूज थी। उनके मंतकी इल्म को आगे बढ़ाने का कोई रुझान नहीं था। तो नाजरीन, यही वो वक्त था जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने साइंसी तसव्वुरात को ठोस मंतक दी और इंसानों के लिए साइंसी और तकनीकी तरक्की की बुलंदियों को बुलंद करने के लिए लॉन्च पैड लगाया, जिसका फल आज हम देख रहे हैं। दोस्तों, साथ साथ उनकी एक बहुत अहम काविश जो कि एक यूनिवर्सिटी का क़याम था, जिसमें उन्होंने 4000 से 12000 तुलबा को केमिस्ट्री, फिजिक्स, तिब, फल्कियात, फ़लसफ़ा, जोग्राफिया, रियाजी, हयातियात, तारीख़, अदब और फ़िक़्ह वगैरह के उलूम सिखाए। आमतौर पर तुलबा शरीक थे, लेकिन उनमें से कुछ बड़े बड़े स्कॉलर्स भी थे जिन्होंने दूर दराज का सफ़र किया और इस इल्म को पूरी दुनिया में फैलाया। उन्होंने ना सिर्फ उन्हें तालीम दी बल्कि मंतक यानी टेक्निक और साइंसी वजाहतों के ज़रिए इल्म की आग को मज़ीद भड़काया। दोस्तों, उस यूनिवर्सिटी में तुलबा के तजर्बात के लिए एक लैब भी मौजूद थी और साथ साथ सर्जरी और तहकीकाती काम भी अंजाम दिया गया। 11 साल की उम्र में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने टेलमी या पोटेलमी के इस अकीदे को मुस्तरद कर दिया कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है और हमारे निज़ाम शमसी की एक मुकम्मल दास्तान बयान की, जिसे अब हम बखूबी जानते हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने अरस्तू के 4 आंसर की थ्योरी को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुझे हैरत है कि अरस्तू जैसा इंसान ये कैसे कह सकता है कि दुनिया में सिर्फ ज़मीन, पानी, आग और हवा के 4 अनासिर मौजूद हैं। ज़मीन आंसर नहीं है, इसमें बहुत से अनासिर शामिल हैं। हर धात जो ज़मीन में है एक आंसर है। उन्होंने कहा कि जो कुछ ज़मीन में है वो इंसानी जिस्म में है, लेकिन तमाम अनासिर में से 4 बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद हैं। 8 अंसर छोटी मिकदार में और 8 अंसर मिनट की मिकदार में मौजूद हैं। हम आज जानते हैं कि ज़मीन में 102 अंसर मौजूद हैं और ये सब इंसानी जिस्म में भी मौजूद हैं। 4 अनासिर जो इंसानी जिस्म में बड़ी मिकदार में हैं उनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, और 8 अनासिर जो छोटी मिकदार में मौजूद हैं वो मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन और क्लोरीन हैं। और मज़ीद दूसरे 8 अनासिर जो बहुत ही मिनट की मिकदार में मौजूद हैं वो हैं मोल्बिडिनियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, फ्लोरीन,
सिलिकॉन और आयोडीन। इसके बाद 2 सदियों से ज़्यादा अरसे तक दुनिया के एक बड़े हिस्से में ज़्यादातर मुआलिजीन ने उनके मशवरा करदा तशखीस और इलाज की पैरवी की थी, इस बात की निशानदेही करने के लिए कि आया कोई संजीदा मरीज मुर्दा या जिंदा था। हजरत इमाम जाफर सादिक ने तजवीज़ किया था कि इसके जिस्म में एक छोटा सा चीरा बनाया जाए, खास तौर पर उसकी 2 उंगलियों के दरमियान। अगर खून निकलता है तो ये इस बात की अलामत थी कि वो जिंदा है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि बाज़ बीमारियों में मुब्तला मरीज खास किस्म की किरणों या रेज का इखराज करते हैं। अगर ये किरणें या रेज किसी सेहतमंद शख्स पर पड़ें तो उनसे वो सेहतमंद शख्स भी बीमार हो सकता है। रूस के नोवोसिबिरिस्क यूनिवर्सिटी में बहुत से तजर्बात किए गए थे और ये पता लगाया गया कि यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेज वाकई बीमारियों की मुंतकली की जिम्मेदार हैं। दोस्तों, तकरीबन 11 सदियों पहले, जब इंसान को भी मालूम नहीं था, हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि हवा कई गैसों का मुरक्कब है और ये सब हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इमाम जाफर सादिक ने ये सबसे पहले दरियाफ्त किया कि ऑक्सीजन तेजाबियत पैदा करती है। प्रिस्टले, जो सन 1733 में पैदा हुआ और सन 1804 ईस्वी में उसका इंतकाल हुआ, उसने ऑक्सीजन दरियाफ्त की थी और उसका नाम तेजाबियत पैदा करने वाला यानी प्रोड्यूसर ऑफ एसिडिटी रखा था। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन इतनी मजबूत है कि अगर हवा से अलग हो जाए तो वो लोहे को भी जला सकती है। वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन हवा में मौजूद तमाम अनासिर में सबसे ज़्यादा है और यही वजह है कि ये पानी में तब्दील हो सकती है। दोस्तों, इन सब नज़रियात के साथ साथ उन्होंने कायनात के बारे में भी एक नज़रिया पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कायनात एक छोटे से ज़र्रे से पैदा हुई थी जिसके 2 मुखालिफ कुतुब यानी पोल थे। इस ज़र्रे से एटम पैदा हुआ और फिर एक मैटर वजूद में आया। फिर मामला मतनू होता गया। तनू एटमों की कसाफत या उनके नायाब होने की वजह से हुआ है और आज इस हकीकत को तमाम साइंसी शख्सियात भी मानती हैं। दोस्तों, स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी की कमेटी के मुताबिक टाइको ब्राहे, जो सन 1701 में फौत हो गए थे, वो अपने महवर पर जमीन की गर्दिश को दरियाफ्त करने से कासिर रहे थे, जबकि पाइनकेयर जैसे अजीम आलिम, जिनका इंतकाल सन 1912 में हुआ था, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि जमीन अपने महवर पर घूमती है। हजरत इमाम जाफर सादिक के नज़दीक जमीन अपने महवर पर घूमती है। उन्होंने कहा कि जो मवाद या मैटर ठोस और जाजिब होते हैं वो मबहम यानी ओपेक होते हैं और जो मवाद ठोस और अख्तरश्क होता है वो ज़्यादा शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट होता है। जब उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा गया जो एक मुबहम मादे यानी ओपेक मटेरियल से जज़ब हो जाती है, तो उनका जवाब हरारत था और आज ये नज़रिया फिजिक्स के कवानीन में से एक है। दोस्तों, एक्स्ट्राटर्स्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी SETI के लिए तलाश एक आलमी मंसूबा है जिसमें दुनिया भर में 3 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर्स बैरूनी खला से मवासलात सुनते हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने कहा था कि दूसरी दुनिया में ऐसे जानदार हैं जो अपने आला दर्जे के इल्म से हमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हम उन्हें देख नहीं सकते और ना ही जानते हैं और ना ही उनकी ज़ुबान को समझते हैं, लिहाजा हमें ये एहसास नहीं होता कि वो हमसे राब्ता करना चाहते हैं और हमसे बात भी करना चाहते हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने अपनी थ्योरी ऑफ लाइट में कहा कि रोशनी मुख्तलिफ चीज़ों से टकराती हुई हमारे पास आती है, लेकिन शुआओं का सिर्फ एक हिस्सा हमारी आंखों में दाखिल होता है। यही वजह है कि हम दूर की अशिया को वाज़ेह तौर पर नहीं देख सकते। अगर उनसे आने वाली रोशनी की तमाम किरणें हमारी आंखों में दाखिल हो जाएं तो अशिया हमारे करीब आ जाएंगी। अगर हम एक ऐसा आला बना लें जिसके ज़रिए ऊँटों की तरफ से आने वाली रोशनी की तमाम किरणें 3000 ज़ीरा के फासले पर हमारी आंखों में दाखिल होती हैं, तो हम उन्हें सिर्फ 60 ज़ीरा के फासले पर चरते हुए देख सकेंगे। अशिया 50 गुना ज़्यादा हमारे करीब नज़र आएंगी। दोस्तों, 1 ज़ीरा 40 इंच के बराबर होता है। नाजरीन, 1610 में गलीलियो ने जब दूरबीन ईजाद की थी और उससे चांद के इतने करीब आने की वजह पूछी गई तो उसने हजरत इमाम जाफर सादिक के अल्फाज दोहराए कि ये दूरबीन आसमानी जिस्म से आने वाली रोशनी की तमाम किरणों को जमा करती है। जब तमाम किरणें एक मरकज़ पर जमा हो जाए तो वो चीज़ जो 3000 फीट दूर है हमारे सामने ऐसे दिखाई देती है जैसे वो सिर्फ 60 फीट के फासले पर है।
नाजरीन, फ्रांस की स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी की रिसर्च कमेटी का दावा है कि हजरत इमाम जाफर सादिक यूरोप की निशाते सानिया के बाप हैं, जहां उनका इल्म कुस्तुनतुनिया से होता हुआ पहुंचा है। नाजरीन, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने हजरत इमाम जाफर सादिक की तालीमात पर अमल नहीं किया और हमें तरक्की हासिल करने में 1500 साल लगे। अगर हम उनकी पैरवी करते तो हम इल्म, अफहाम और तफहीम के आला दर्जे तक पहुंच सकते थे। अब भी वक्त है कि हम मंतकी और साइंसी नुक्ता नज़र से उनकी तालीमात पर अमल करें। दोस्तों, यूरोपीय साइंसदानों को पढ़ने के साथ साथ अगर हम इस्लाम की तारीख भी देखें तो हमें मालूम होगा कि बहुत सी दरियाफ्तें जो आज की गई हैं, उनका नज़रिया दरअसल 1400 साल पहले ही दे दिया गया था। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर और हजरत इमाम जाफर सादिक जानते थे कि यूनान और अस्कंदरिया के फ़लसफ़ियों की किताबों से मुस्लिम दुनिया भर जाएगी और ये कि मुसलमान इन सब बातों को आंख बंद करके कबूल भी कर लेंगे जो उन्होंने इंजील की सच्चाई के तौर पर लिखी हैं। इस तरह बहुत से झूठे और जाली नज़रियात उनके तख़य्युल को अपने लपेट में ले लेंगे, उनके जहनों को ख़राब करेंगे और सदियों तक उनको मुकम्मल अंधेरे में डाले रहेंगे, जो हकीकत में माजी में हुआ था। मिसाल के तौर पर पटोलमी का नज़रिया कि ज़मीन कायनात और सूरज का मरकज़ है, कुर्रा अर्ज़ और सितारे इसके गिर्द घूमते हैं, आम तौर पर मुसलमान इसे कबूल करते थे। इन दोनों आइमा ने उन तालिब इल्मों को समझाया जो उन फ़लसफ़ियों के नज़रियात को मुसलमानों के माबैन फैलाते थे। तमाम अब्बासी खुलफा में सिर्फ अल-मोमिन या मामून दिलचस्पी रखते थे, बाकी सिर्फ दौलत, दुनियावी लिज़्ज़तों और जिस्मानी ख्वाहिशात के इत्मीनान में दिलचस्पी लेते थे। मौरिखीन और कहानी सुनने वालों के ज़रिए शान और शौकत का हाला हारून के सर रखा गया है। वो जालिम और इस्तिबदाद के सिवा कुछ नहीं था। अब्बासी खलीफा अल-मंसूर हज़रत इमाम जाफर सादिक की मकबूलियत से बखूबी वाकिफ था। मुफज्जल बिन उमर के इख्तियार पर यह इत्तला मिलती है कि अल-मंसूर इमाम को कत्ल करना चाहता था। उसने इस इरादे से उन्हें मुतअद्दिद बार बुलाया, लेकिन जब उसने उन्हें देखा तो खौफ से डर गया और अपनी शैतानी मंसूबाबंदी नहीं कर सका। इसकी बजाय उसने तवील अरसे तक हज़रत इमाम जाफर सादिक को नज़रबंद रखा और आखिरकार उसने उन्हें छुप छुपा कर जहर दे डाला। दोस्तों, ये उस यूनिवर्सिटी का इख्तिताम था जिसकी बुनियाद हज़रत इमाम जाफर सादिक ने रखी थी। मज़हब के मैदान में हज़रत इमाम जाफर सादिक के असर व रसूख को ख़त्म करने के लिए मंसूर और उसके जानशीनों ने फ़िरकावारियत की हौसला अफजाई की। उस ज़माने में इस्लामी फ़िक़्ह के बहुत से नए मकातिब शाये हुए और उनकी मुकम्मल हिमायत भी की गई। चूँकि उन नए फ़िरक़ों के रहनुमाओं को हुकूमत की हिमायत हासिल थी, लिहाजा उनके नज़रियात फैलते गए और उनके मानने वालों की तादाद में भी इजाफ़ा होता रहा। और दूसरी तरफ हज़रत इमाम जाफर सादिक की तालीमात पर अमल करने वालों को अब्बासी खुलफा ने मुनज़्ज़म तरीके से सताया। ताहम चूँकि मंसूर को अभी तक पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई फ़र्द नहीं मिला जो फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, फ़ल्कियात, रियाजी और दीगर उलूम में हज़रत इमाम जाफर सादिक का मुकाबला कर सकता हो, उसने बड़ी रकम खर्च की और साइंसी मज़ामीन पर मुख्तलिफ ममालिक से किताबें दरामद की, उनका अरबी में तर्जमा कराया और स्कूलों और कॉलेजों में भी पढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता सुकरात, अफलातून, अरस्तु और पुटैलमी के नाम एक घरेलू नाम बन गए और उनके साइंसी और फ़लसफ़ियाना नज़रियात ने तख़य्युल को अपनी लपेट में ले लिया और सदियों तक मुसलमानों के अफ़कार पर गलबा किए रखा। उनकी ये चाल इतनी कामयाब रही कि वक्त के साथ साथ मुसलमान हज़रत इमाम जाफर सादिक के साइंसी कारनामों और उनके ज़रिए की जाने वाली अहम दरियाफ़तों को बिल्कुल ही भूल गए। इसके नतीजे में दुनिया 1000 साल से ज़्यादा के इल्म से महरूम हो गई, चूँकि इमाम जाफर सादिक के ज़रिए पेश करदा साइंस सिर्फ 19वीं सदी में ही आम आदमी ने दरियाफ्त की थी और इस दरियाफ्त का सेहरा भी उसी शख्सियत को जाता है जिसने हाल ही में इसे दरियाफ्त किया था। यूरोप से तालीम याफ्ता स्कॉलर्स ने 17वीं सदी के आगाज़ से ही इस्लामी अदब का मुतालिया शुरू कर दिया था। इन सब के साथ साथ हज़रत इमाम जाफर सादिक ने अदब में भी बहुत काम किया। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने अदब की तारीफ़ यूँ की कि ये मुमकिन है कि अदब में कोई इल्म ना हो, लेकिन इल्म के बगैर कोई अदब नहीं हो सकता। हर तरह के इल्म में अदब होता है, लेकिन हर तरह का अदब ज़रूरी नहीं कि ये इल्म पर मुश्तमिल हो। ये दर हकीकत इल्म और अदब के माबैन ताल्लुकात की जामे तारीफ़ें हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक ही अदबी दौर की इब्तिदा करने के अलंबरदार थे। अगर उन्होंने पहला कदम ना उठाया होता और साइंसदानों की हौसला अफजाई ना की होती तो ना ही अदबी बेदारी होती और ना ही इल्म की निशाते सानिया होती। दोस्तों, अहले यूरोप के मुताबिक हज़रत इमाम जाफर का सबसे बड़ा मोजज़ा हवा में ऑक्सीजन की मौजूदगी का इंकशाफ था।
मगरबी दुनिया अब एतराफ़ करती है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने ये सदियों पहले ही दरियाफ्त कर लिया था। इमाम बाकिर ने पानी में हाइड्रोजन की मौजूदगी के बारे में कहा था कि इस पानी को आग में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन इंतहाई सोजिश यानी जल्द आग पकड़ने वाली गैस थी। उन दोनों गैसों की दरियाफ्त का इन्हिसार हवा और पानी से उनके अलग होने पर था। पानी से हाइड्रोजन का अलहदा होना ज़्यादा मुश्किल था, न कि ऑक्सीजन को हवा से अलग करना। खालिस ऑक्सीजन हवा में दस्तयाब है, लेकिन खालिस हाइड्रोजन कहीं भी दस्तयाब नहीं है, लिहाजा हाइड्रोजन हासिल नहीं किया जा सकता था जब तक कि बिजली की नशोनुमा नहीं की जाती और पानी को हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता। पहला शख्स जो जदीद दौर में हाइड्रोजन को पानी से अलग करने के काबिल था, अंग्रेज साइंसदान एंड्री कैवेंडिश था, जिसका इंतकाल सन 1810 में हुआ था। कई बरसों की तहकीक के बाद वो पानी को हाइड्रोलिसिस करने और हाइड्रोजन गैस के हासिल करने में कामयाब रहा। वो इस बात की तस्दीक करने के काबिल भी था कि हाइड्रोजन गैस अपने तजुर्बात के दौरान होने वाले एक अजीब हादसे के नतीजे में इंतहाई आतिशगीर थी, और बिलाखिर फ्रांसीसी केमिस्ट लवाइजर ही था जिसने इस गैस को हाइड्रोजन का नाम दिया। दोस्तों, हमने चंद एक नज़रियात और चंद एक दरियाफ्तों के बारे में बात की है, लेकिन अगर हम इसका तफसीली जायज़ा लें तो हमारी वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। हमारी अगली वीडियो तक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा।